डेफिनेशन भी हमने कर ली है, द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स required by the body for the growth, development, maintenance and fueling। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की है और इसके बाद हमने बात की है कि जो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है ना, ये कम्युनिटी के लिए इसको स्टडी किया जाता है और इसका जो प्रैक्टिकल कह लें कि एरिया है या प्रैक्टिस एरिया ना, वो कम्युनिटी है। सेकंड हमने वहां पे बात की थी, एक क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हैं। ठीक है, तो अब आपके साथ मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो उनको शेयर करता हूँ। तो जो भी हम खाते पीते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि हमारी सेहत जो है ना वो ठीक रहे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, तो बाकी इसके 5 स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जब भी आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए। मैंने वैसे डेफिनेशन में बोल दिया है सारा कुछ। जनरली हम इसलिए खाते पीते हैं कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो फर्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग फुल एक्सप्रेशन ऑफ वंस जेनेटिक पोटेंशियल। कि हम कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जितनी के एक बंदे के जेनेटिक मेकअप के अंदर एबिलिटी है। मींस फॉर एग्जांपल एक इंसानी जो किड है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है, जब वो उसकी बर्थ होती है तो उसका कम से कम वजन जो है ना वो 2.5 किलो होना चाहिए। अगर इससे उसका वजन कम है तो उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। और जो नॉर्मल वेट बेबी है उसका मिनिमम वेट जो है वो 2.5 kg होना चाहिए। ठीक है, या 7 पाउंड इसको बोलते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसकी अगर हम कंपेयर करें अपनी बॉडी के साथ, तो फर्स्ट वन कि एक हेल्दी बेबी जो है वो 1 साल के बाद उसका वजन जो है वो 3 गुना हो जाना चाहिए। यानी 2.5 किलो से बढ़ के उसका वजन 7.5 किलो हो जाना चाहिए 1 साल बाद। क्या हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी है जिस एज में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, या आप लोग जिस एज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर किसी का वेट 50 kg है तो 1 साल के बाद उसका 2.5 टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, इसकी फेजेस होती हैं। अर्ली फेज में ये रैपिड होती है और उस वक्त हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम होती जाती है। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को उस हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं लाते तो बाज दफा हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं जी हम ओवरवेट साइड पे चले गए हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा इंडिकेटर मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक बच्चे की जो लेंथ होती है वो तकरीबन डबल हो जानी चाहिए। ठीक है, जितना उसका साइज है, जितना उसका कद काठ है, अगर वो 1.5 फीट का है तो उसको कितना होना चाहिए, 1.5 का नहीं होता नॉर्मली, लेकिन मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.5 फीट का मतलब है उसको 3 फीट हो जाना चाहिए। जबकि अब आपसे मैं अगर ये पूछूं कि आपका कद अगर 5 फीट है फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल का, तो क्या हम 1 साल बाद 10 फीट हो जाएंगे, या 2 साल बाद हम 15 फीट हो जाएंगे? ऐसा नो। पॉसिबल नहीं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारा एक पोटेंशियल है जीन्स के हिसाब से, उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हासिल कर सकें। अब ये ग्रोथ डेवलपमेंट पानी पीने से तो नहीं होगी, इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने होंगे, इसके लिए हमें प्रोटीन लेनी होगी, इसके लिए हमें फैट वाली चीजें खानी होंगी, हमें वाइटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा इंजेशन बेहतर होगी, डाइजेशन बेहतर होगी, एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, देन वी विल अचीव द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Second objective is maintenance of structural integrity and functional efficacy of body tissues necessary for an active and productive life। ये बड़े इजी हैं, जब आप पढ़ेंगे ना 2-3 बार तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्या है कि हम अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। अब हमारा छोटे से छोटा यूनिट जो है वो सेल है, और हम लाखों करोड़ों अरबों सेल से जो है वो मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल्स का साइज मेंटेन रहना, स्ट्रक्चर मेंटेन रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह फंक्शनल एफिकेसी से मुराद क्या है
कि गुर्दे जो है वो पानी फिल्टर कर रहे हैं और एक दिन में वो 180 लीटर पानी फिल्टर करते हैं हमारे गुर्दे। आपके घर का कोई फिल्टर जो है ना, वो अगर 180 लीटर पानी रोज साफ करे ना, तो हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो खराब हो जाएगा। जबकि बॉडी की आप अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 180 लीटर जो है ना, वो अभी आपको मैंने जो वीडियो दिखाई है वो कह रहा था तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हम माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये थूक पैदा ना हो, सलाइवा प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, तो ये जो हम खाते पीते हैं ना, वो हमारी बॉडी से नीचे ना जा सके। इसकी वजह से लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन की वजह से फूड जो है ना वो मूव करती है बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सलाइवा अगर किसी एक बीमारी का नाम है जिसमें सलाइवा प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, या जब हम मेडिसिन खाते हैं ना, बाज दफा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो 2-3 दिन के बाद आपके मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन बड़ी पेनफुल होती है इंडिविजुअल के लिए। तो अल्लाह ताला ने हर चीज की एक नेमत रखी हुई है। आंखें हैं तो इनके अंदर टीयर ग्लैंड्स पैदा होते हैं। अगर एक दिन आंख के अंदर पानी पैदा होना बंद हो जाए तो आप अपनी आंख जो है उसको उसका फंक्शन नहीं कर सकेंगे। आंख बंद करके खोलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके अंदर पानी का होना वो एक बड़ी नेमत है। तो हर स्ट्रक्चर की एक एफिकेसी, जिस तरह वो काम करता है ना, उसका काम, दिल का काम देखें वो बड़ा, आप फेफड़ों का काम देखें, गुर्दों का काम देखें, जिगर का काम देखें, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, अगर अपना काम जो है वो बेहतर आप चाहते हैं ना वो करें, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी बॉडी जिस तरह बनी हुई है उसी तरह बनी रहे, और इसके बाद जो उसके अंदर ऑर्गन फिट किए गए हैं ना, वो अपना उसी तरह काम करते रहें। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो ठीक रहे। तो क्या कोई इंडिविजुअल जिसका बॉडी बड़ी अच्छी है, उसकी वजन उसका बड़ा अच्छा है, कद काठ बड़ा अच्छा है, लेकिन दिमागी तौर पे वो फेल हो चुका है, मेंटल हो चुका है, तो क्या वो बंदा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल में भेजेंगे उसको। तो इसका मतलब है जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत भी बहुत जरूरी है। तो फूड के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिस्मानी सेहत के अलावा दिमाग की जो हालत है उसको भी बेहतर रखती हैं। जैसे आम आपने सुना हुआ है, घर वाले कहते हैं जी बादाम खाओ जी, बच्चा कहता है ना जी मेरा ज़हन प्रॉपर काम नहीं करता, चीजें याद नहीं रहती, तो वालिदैन क्या करते हैं, कहते हैं जी बादाम खिलाते हैं आपको, या कोई ऐसी चीजें बना लेते हैं घर के अंदर जिनसे वो समझते हैं कि दिमाग को जो है ना वो ताकत मिलेगी, जाके सपोर्ट मिलेगी जाके। हकीमों ने दिमागी बनाई हुई है। तो मतलब इस तरह की चीजें कि जो जिस्म के साथ साथ दिमाग को भी जाके सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है खाने पीने का, कि हमें मेंटल हेल्थ को जो है ना वो साउंड रखना होगा। ठीक है, तो अब जब हम कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तान के बच्चों का कंपेयर करें यूएसए के बच्चों के साथ, तो हमारा आईक्यू लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो आईक्यू लेवल कम होने की वजह, या दिमाग का, या कॉग्निशन उसको हम कहते हैं। कॉग्निशन क्या होती है? सोचने समझने की सलाहियत, कि दिमाग के अंदर प्रोसेस कैसे होती है चीज। तो ये किस पे डिपेंड करता होता है? अच्छी गजा के ऊपर। और गजा की जरूरत कब है सबसे ज्यादा? जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका वजन 1 साल के बाद 2.5 गुना हो जाता है, जब उसकी हाइट जो है ना वो डबल हो जाती है, उस वक्त न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब मैं आपसे कहूँ ना कि आप बड़ा खाना पीना शुरू कर दें, अच्छा खाना पीना करें, तो आपका जो ब्रेन था 90% ब्रेन जो है ना वो पहले 5 साल में डेवलप हो चुका है। अब 10% को हम कितना मॉडिफाई कर सकते हैं? 90% जो है ना, ये तो हमने जो अच्छा है या बुरा है, ये उस वक्त हो चुका है कि जब हम छोटे थे। इसका मतलब है कि बच्चों की खुराक जितनी अच्छी होगी, उतनी नेशन जो है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, बीमारियां उतनी कम होंगी, उतना स्टेमिना ज्यादा होगा, इंसान ज्यादा वक्त, ज्यादा टाइम तक ऑफिस में या जहां पे भी उसको ड्यूटी देंगे वो काम कर सकेगा। और दूसरी तरफ हमारा स्टेमिना जो है इस वक्त इतना डाउन हो चुका है कि फर्ज किया, ये 1.5 साल पहले की बात है कि फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम से उन्होंने दौड़ लगवाई, कुछ पुलिस के अंदर बंदे भर्ती करने थे, फिर उन्होंने कहा जी दौड़ लगवा के देख लेते हैं, कैंडिडेट बहुत ज्यादा आगे, चलो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि किसका स्टेमिना कितना है। तो कोई अभी वो स्टेडियम के गेट से बाहर तक पहुंचा था, कोई थोड़ा सा उससे आगे पहुंचा, कोई कहीं गिरा हुआ है, कोई कहीं गिरा हुआ है। ठीक है, वो वीडियो दिखा रहा है मीडिया जो है ना इस चीज की, आप भी इसको ढूंढेंगे तो निकल आएगी।
इट मीन्स कि हमारा स्टेमिना जो है वो बिल्कुल डाउन साइड पे जा चुका है, और इसमें हमारे खाने पीने, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। ability to withstand inevitable process of aging with minimum disability and functional impairment। चौथा काम जो है, जो हम खाते पीते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम एजिंग के प्रोसेस, एजिंग किसको कहते हैं? बुढ़ापा। हर बंदा जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उसकी एज जो है वो बढ़ती जाती है और वो बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो बुढ़ापा, अगर आप अपने दादा दादी नाना नानी के पास कभी बैठे ना, तो वो यही दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह किसी तरीके से ये हमारा जो बुढ़ापा जाना वो अच्छा गुजर जाए, हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, खाने पीने के लिए हमें किसी की हेल्प ना चाहिए, वॉशरूम तक जाने के लिए हमें किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये इनएविटेबल का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। इनएविटेबल का मतलब होता है कि इसको रोका नहीं जा सकता। कोई बंदा दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रिशन अच्छी करके ना तो एजिंग को रोक लूं, बूढ़ा ना हूं। हाँ, डिले कर लेता है वो बंदा। तो यहाँ का हमारा एक जवान जो है वो अगर 30-35 साल का है, और अगर एक यूएसए या जापान का एक जवान जो है वो 30-35 साल का है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। ठीक है, हमारा जो जवान है वो आपको 8-10 साल उसकी एज जो है वो ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक डाइट का प्रॉपर होना भी, ना प्रॉपर होना जो है वो भी शामिल है। तो एजिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एजिंग को बेहतर तो किया जा सकता है ना, कि बंदा 60-70 साल 80 साल तक बगैर किसी सहारे के चल फिर सके, चीजों को, उसका मैदा जो है वो हजम करता रहे, उसको नजर आता रहे, कान उसके सुनते रहें, दिमागी लेवल पे वो ठीक रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छी डाइट से अचीव की जा सकती हैं। ठीक है, पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन का, वो ये होता है कि हमारे ऊपर जो बीमारियों का अटैक होता है ना, उससे हम बच सकें, नंबर 1। और नंबर 2, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां पे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। हवा के अंदर आप देखें तो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो, चाहे वो ऑटोमोबाइल की वजह से हैं, चाहे वो फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह पानी के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये हमारी सेहत के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं। फूड के ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, ताकि उनको कीड़ा ना लगे। अब ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। हवा कंटेमिनेटेड है तो सांस के थ्रू, पानी कंटेमिनेटेड है तो उसके थ्रू बॉडी में चीजें पहुंच रही हैं। फूड जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या जो प्रोसेस्ड फूड है, और बहुत सारी मिलावट देखते हैं अपन हमारी सोसाइटी में ना, अडल्ट्रेशन, दूध के अंदर 18-20 किस्म की चीजें डाली जा रही हैं, कोई उसको गाढ़ा करने के लिए, कोई उसकी फैट बढ़ाने के लिए, कोई इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें नेगेटिव इफेक्ट रखती हैं हेल्थ के ऊपर। इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग जरूर हो कि वो रेजिस्ट कर सके इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को, पोल्यूटेंट्स को, और जो डिजीज अटैक्स हमारे ऊपर होता है। तो ये मैंने 5 ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो आपके साथ अभी शेयर किए हैं, तो जो न्यूट्रिशन जो है ना वो ओवरऑल कवर करती है। जी, अभी भाई किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कोई पूछ सकता है, इनमें से किसी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा एलेबोरेट कर सकता हूँ। चलें जी, इट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। और अब एक मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि यहाँ पे आपको एक चैट बॉक्स नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो चैट बॉक्स में जाके आप काइंडली अपना नेम और आगे लिखें सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिख के ना, तो क्योंकि कुछ बच्चों के नाम ऐसे हैं कि अभी वो डुप्लीकेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो नेम लिखें और उसके साथ सन ऑफ डॉटर ऑफ लिख के फादर का नेम, और फिर इसको आप एंटर कर दें तो मेरे पास आपकी अटेंडेंस पहुंच जाएगी। लेकिन इसको बार बार ना काइंडली लगाइएगा, ठीक है, कुछ बच्चे बार बार एक चीज जो है ना वही करते जाते हैं। जी, ये एक बच्ची ने अभी यहाँ पे अपना नाम शो किया है, खतीजा जावेद जो है इसने अकेला नाम भेज दिया। मुबर्रा फातिमा डॉक्टर ऑफ जुल्फकार अली, ये अच्छा तरीका है भाई, इस तरीके से अपना नाम लिखें और साथ फादर्स नेम, और इसको एंटर कर दें ताकि ये जो जितने भी लोग 30-35 आज यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाए। मैं किसी और तरीके से अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा,
ये मेरे पास आपके नाम जो है ना वो सेव होते जा रहे हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारी एक और डेफिनेशन आ गई भी फूड किसको कहते हैं। तो फूड भाई कोई भी सॉलिड चीज हो या लिक्विड चीज हो जिसको स्वालो करना, खाना, इंजेस्ट करना, उसके बाद हमें क्या मिले, कम से कम एक या एक से ज्यादा ये फंक्शन वो परफॉर्म करे, हम उसको फूड कहेंगे। ठीक है? अगर आप समझते हैं ना कि कोई आप ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके खाने से आपको ये चीजें नहीं मिलती, तो उसको हम फूड नहीं कह सकते। ठीक है? अब कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं, अच्छा एक मिनट भाई, मैं आपके साथ लिंक होता हूँ दोबारा, आप अटेंड। जी, तो कोई भी चीज जो सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड है और उसके खाने के बाद हमें इनमें से कोई अगर एक या एक से ज्यादा फंक्शन मिल जाते हैं तो हम उसको फूड बोलते हैं। नंबर वन, मटेरियल्स फ्रॉम विच बॉडी कैन प्रोड्यूस मूवमेंट, हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिक क्या कहना चाह रहा है कि हर वो चीज जिसके खाने के बाद हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी से फिर हम अपने काम कर सकें, उसको फूड कहते हैं। या उसके खाने से हमें ऐसी चीज मिले जिससे ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन हो सके। तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ना, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शो करते हैं। वक्त के साथ साथ बॉडी के अंदर रिपेयर का काम भी होता है। बल्कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि अगर ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 माह के बाद वो डेड हो जाते हैं, आरबीसी, तो उनकी रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, ठीक है। और इसी तरह जब हम खुदा न खास्ता किसी वजह से हमें कोई जख्म हो जाए तो उसकी रिपेयर और रिप्रोडक्शन भी इंसानी जो है ना वो कह लें कि लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, कि फीमेल जो है वो बच्चों को प्रोड्यूस करती हैं, बेबी को बॉर्न करती हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है, जिसमें प्रेगनेंसी उन्होंने कैरी करनी है तकरीबन 9 महीने जो है, 9 मंथ प्रेगनेंसी, और उसके बाद बेबी जो है, न्यू बॉर्न बेबी जो 2.5 kg जिसका हमने कहा कि मिनिमम वेट होना चाहिए हेल्दी बेबी कहलाने के लिए। तो वो सारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो माँ कहाँ से पूरा कर रही है, जो है वो डाइट खा रही है। तो जो डाइट पुअर लेगी उसका इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव जो आउटकम है वो भी पुअर होगा। इसके बाद तीसरा, हमें उसमें से ऐसी चीजें मिलें कि जो बॉडी के कुछ प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं, रिपेयर करती हैं। इसमें आप वाइटामिन्स, मिनरल्स को रख लें, आप वाटर को रख लें। वाटर जो है वो एनर्जी नहीं देता, पानी पीने से एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, इन ये वाटर वाला जो चैप्टर होगा ना, वहां पे मैं बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि खुराक के बगैर तो हम ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं, अगर नहीं ना मिलती तो हम ज्यादा देर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम ज्यादा अरसा सरवाइव नहीं कर सकते। और आप देखते हैं कि रमजान में फास्टिंग हो और रोजा रखा हुआ हो, तो शाम को जो है ना वो सबसे पहले बंदा कहता है जी पानी पीने को मिल जाए। ठीक है, तो थ्रस्ट जो है ना वो फील होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो काम है, रिपेयर का जो काम है, रेगुलेशन का जो काम है, जो एनर्जी का काम है, ये सारे काम हमें फूड प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, हर वो चीज चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, जिसके खाने के बाद या हमें एनर्जी मिले, या कोई ऐसी चीज मिले जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, या ऐसी चीज मिले जिससे मेंटेनेंस हो, या ऐसी चीज मिले जिससे रेगुलेशन का काम हो सके। ठीक है, तो उसको हम फूड बोलते हैं। तो अब आपको फूड की डेफिनेशन जो है ना वो भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने बात की थी कि फूड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, और एक क्लासिफिकेशन है फंक्शन की बेस पे और एक क्लासिफिकेशन है कंजम्पशन की बेस पे।
अब इसके अलावा भी हम क्लासिफिकेशन जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन आपका चूंकि अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो आपको हम जरा बेसिक पे रखेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर लोड डालेंगे। तो अभी हमने यही याद रखना है कि फूड की दो कैटेगरीज की जा सकती हैं, एक जो है वो फंक्शन की बेस पे और एक जो है वो कंजम्पशन पैटर्न की बेस पे। जो फंक्शन की बेस पे कैटेगरी है उसमें 3 सब कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट वन एनर्जी रिलीजिंग, यानी इसमें हमने वो सारी फूड्स लिख देनी है जो एनर्जी रिलीज करती हैं, जिनके खाने से हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड कैटेगरी में हमने वो फूड्स लिखनी होंगी जो ग्रोथ और रिपेयर का काम करती हैं। अच्छा, इसमें हम इतना 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते कि कुछ फूड ऐसी हैं जो सिर्फ एनर्जी दें, कुछ फूड ऐसी हों जो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें, बल्कि एक फूड जो है वो एक से ज्यादा काम भी कर रही होती है। जैसे मैं चपाती की एग्जांपल दूं, हम रोटी खाते हैं सुबह दोपहर शाम या चावल खाते हैं मेन, तो इनके अंदर ऐसी चीजें भी हैं जो एनर्जी देती हैं और इनके अंदर ऐसी चीजें भी हैं जिनसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरा ध्यान में रखें कि लाजमी नहीं कि हर कैटेगरी में जो एक फूड आ गई है ना वो दूसरी में नहीं आ सकती। कुछ फूड्स ऐसी होंगी जो 2 कैटेगरीज में भी आ सकती हैं, कुछ फूड्स ऐसी होंगी जो तीनों कैटेगरीज में आ सकती हैं। तो पहली कैटेगरी में पानी नहीं आता, एनर्जी रिलीजिंग नहीं आता। दूसरी कैटेगरी में भी वाटर नहीं आता। तीसरी कैटेगरी इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं वहां पे जो है ना वो फूड का क्या रोल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि वाटर जो हमने ऊपर नहीं लिखा वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज एनर्जी रिलीजिंग। एनर्जी रिलीजिंग में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल आप ज़हन में रख लें, चपाती, चावल, चीनी, शहद, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। अब ये ना कहिएगा कि ब्रेड जब खाएं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ब्रेड के अंदर प्रोटीन भी है, राइस के अंदर प्रोटीन भी है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हमने लिखनी है ना वो इस बेस पे लिखना है कि उसमें डोमिनेंट क्या है। तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं प्रोटीन की निस्बत, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है प्रोटीन की निस्बत, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। फैट्स, फैट्स में 2 सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है। तो एनिमल सोर्स में क्या आ जाता है, दूध के अंदर क्रीम, क्रीम से फिर क्या बनता है, बटर, बटर से क्या बनता है, देसी घी। और वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे ब्रॉड लिख दिया गया है, चाहे वो किनोला, सनफ्लावर, ओलिव, पाम ऑयल, कॉर्न ऑयल, जितनी आप एग्जांपल आप देखेंगे वो यहाँ पे फिट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे सोर्स किस चीज के हैं, फैट के। और फैट जो मैंने आपसे पहले बात की है कि ये ऑलमोस्ट डबल एनर्जी देती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंड इन केस ऑफ प्रोटीन्स, मीट, फिश, एग्स, pulses, these are the rich source of protein। अब मीट खाने से प्रोटीन भी मिल रही है लेकिन उससे एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है। तो ये आप फैक्टर ज़हन में रखें कि जब हमने कोई बंदा कहे ना कि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो उसको क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ग्रोथ एंड रिपेयर का जो काम है इसमें मेन रोल कौन परफॉर्म करता है, तो फर्स्ट वन आ जाएगा इसमें प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ना वो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, भाई वही चीज है, रिपीट हो रही है कि प्रोटीन में गोश्त खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए और दालें खानी चाहिए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक और कंपोनेंट आ गया, मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या है भाई, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है वो गोश्त से बनी हुई है और हड्डियों से बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो हड्डी है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। तो हमारा जो ढांचा है वो किस चीज से बना हुआ है, मिनरल से, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस मेन शामिल है, ठीक है। तो ये विटामिन और मिनरल्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट से और वेजिटेबल से, ठीक है। अब सॉल्ट लिखने का क्या मकसद है कि इसमें हमें सोडियम भी मिलता है और क्लोराइड भी मिलता है, ठीक है। सॉल्ट से भी मिल रहा है और लेकिन इसके रिच सोर्स कौन से हैं, फ्रूट्स और
वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो चपाती थी ना ऊपर, अगर ये मैदे की बनी हुई होगी ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देगी, लेकिन अगर ये उसके ऊपर ब्रैन वाला पोर्शन भी होगा तो फिर उसमें मिनरल्स भी पाई जाती है, ठीक है। यानी बूरे वाली रोटी खाना, ब्रैन वाली रोटी खाना, या जिसको हम होल व्हीट फ्लावर कहते हैं, उसकी रोटी खाने से हमें मिनरल्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये दो काम हो गए। तीसरा काम जो है वो बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, और इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में किस चीज का रोल है? प्रोटीन का। अब आप कहेंगे जी प्रोटीन हर जगह आ गई है, तो आ सकती है भाई। आपके एंजाइम्स किस चीज के बने हुए हैं? हार्मोन्स किस चीज के बने हुए हैं? दीज आर प्रोटीन इन नेचर। तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्लैशी पार्ट किससे बना होता है? हमारा जिस्म जो है वो गोश्त पोस्ट से बना हुआ है, उसका जो फ्लैशी पार्ट है, गोश्त वाला पार्ट है, स्किन ऊपर जो हमारे ऊपर है, वो भी प्रोटीन इन नेचर है, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। मिनरल एलिमेंट्स ये भी ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? गोश्त में, दूध में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर। अब पानी जो है ये देखें पिछली दो जगह पे नहीं आया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं आया, और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे हमने लिखे थे, एनर्जी यील्डिंग, वहां पे भी इसका जिक्र नहीं था, तो ये यहाँ पे स्पेशल फॉर्म में आ गया। जितने भी बेवरेजेस हैं, पानी या पानी से बनी हुई चीजें हैं, जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, दूध है, फ्रूट जूसेस हैं, ये सारे किसमें फॉल करते हैं? वाटर के अंदर। और ये काम क्या करते हैं? बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। ये भाई दो तीन कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब सेकंड कैटेगरी फूड को डिवाइड करने की ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। अब कंजम्पशन की बेस पे जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन दुनिया में की गई है वो यूएसडीए ने की है। यूएसडीए का मतलब है पहले के अमेरिका ने की है, और अमेरिका का कौन सा डिपार्टमेंट है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएस स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, डीए स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन 1950s, ठीक है, जैसे पाकिस्तान जब बना था 1947, तो उसके 2-3 साल के बाद आप कह सकते हैं कि दुनिया में इस लेवल पे काम हो रहा था कि उन्होंने फूड को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। और ये चार बेसिक फोर का है ना, उन्होंने बेसिक फोर, इसका मतलब 4 ग्रुप्स थे: मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स। आगे एग्जांपल्स वही हैं। मिल्क ग्रुप में कौन सा आता है? हर किस्म का दूध या दूध से बनी हुई चीजें, आइसक्रीम, योगर्ट, चीज, चीज कहते हैं पनीर को। इसी तरह ये क्या काम करता है? ये वाला ग्रुप जो है ये प्रोटीन देता है और मिनरल्स देता है, और इसके अलावा विटामिन इसमें शामिल होते हैं। और मीट ग्रुप कौन सा है? जिसमें हर किस्म का गोश्त और इसके अलावा अंडे। अच्छा, अब ये देखें पल्सेस ग्रुप, जिसको ये कह रहा है ना, ड्राई पीस, पल्सेस, दाल, नट्स, ये बादाम, वालनट, आलमंड, ये सारी चीजें ये मीट ग्रुप के अंदर रखी गई थी। तो शुरू में ये मीट ग्रुप था, अब इसको जो है ना वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये बेसिक 4 को तोड़ के मजीद इसके सब ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। ये प्रोटीन देती हैं, मिनरल्स देती हैं और वाइटामिन देती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप, भाई इसमें हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शामिल हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप है, इसमें सारे सीरियल शामिल हैं। अब सीरियल क्या होता है? ये आपका एक कोर्स है बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, वो वाले आपको पढ़ाएंगे गालबन, उसकी भी मेरे बाद उसकी क्लास है, तो वो आपको पढ़ाएंगे कि सीरियल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसमें 7 क्रॉप्स बोली जाती हैं, जिसमें गंदम, चावल, मकई, सोरगम, ओट, मिल्लट, ठीक है, और ट्रिटिकम, ट्रिटिकेल। इस तरह ये इसके अंदर क्रॉप्स जो हैं वो शामिल हैं। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हम खाते पीते हैं वो ब्रेड, बिस्किट्स, चपाती, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वर्मेसिली, सवैयां जिनको बोलते हैं, नूडल्स, ये पास्ता की फॉर्म हम डिफरेंट फॉर्म में खाते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये ग्रुप जो है ना, ये चौथा ग्रुप जो है ये हमें एनर्जी देता है ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, ठीक है। फाइबर जो है ना इससे कब्ज नहीं होती, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में, ठीक है।
इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होती है, मिनरल्स भी होती हैं और वाटर सॉल्युबल